नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे उपसर्ग टॉपिक के ऊपर, और उपसर्ग में जो संस्कृत वाले उपसर्ग होते हैं जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में जो संस्कृत के अव्यय जिनका हिंदी में उपसर्ग की भांति प्रयोग होता है उनको भी हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में हमने तद्भव उपसर्ग, जिसे हम हिंदी के उपसर्ग कहते हैं, उनको पढ़ना चालू कर दिया था। तो उसमें से हमने कौन कौन से पढ़ लिए थे बताओ। सबसे पहले तो लास्ट क्या पढ़ा था? सम वाला पढ़ा था। अब कितने हो गए? 15 हो गए थे क्या? 16 नंबर पर आप वापस लिख सकते हो दू। हालांकि दू इससे पहले भी आप इसी में लिख चुके हो, लेकिन वहां दू का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको? बुरा या दुबला या कमजोर? क्या लिखा था? देखो एक बार चेक करो आप। बुरा या हीन, कमजोर के लिए आता ना। अब देखो, यहां दू का मतलब है दो की संख्या। देखो, दो उपसर्ग से बनने वाले शब्द लिखे सबसे पहले तो आप। और दू का अर्थ क्या है यहां पर? दो, संख्या के लिए आया है। दुरंगा, उदाहरण लिखो। दुनाली, दुगना, दोपहर, दुमुखी, दुभाषिया। तो इनमें कुछ ही नहीं करना आपको। क्या अलग करना है? दो अलग करना है। इनमें सब में कौन सा उपसर्ग है? दो उपसर्ग है। दू धन पहर होता है। दू का मतलब दो से लिया गया ना। भाई उपसर्ग के अनुसार टुकड़ा करोगे जब तो दू प्लस पहर ही तो करोगे आप। जैसे दोपहर लिखा आपने, तो इसका टुकड़ा होता है दू धन पहर। और दू का मतलब जो लिया गया है यहाँ पे दो से लिया गया है। दो जो संख्या होती है ना, तो शब्द दोपहर थोड़ी होता है। तब तो दोपहर ही बनेगा ना। लेकिन ये दू का अर्थ समझने के लिए दो संख्या से लिया गया है। लिख लिया? अब लिखो आप टी। कितने? 16 हो गए? 17 पे लिखो। टी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और ती का मतलब लिया गया यहाँ पे तीन की संख्या से। किससे लिया गया है? तीन से लिया गया है। और इसके उदाहरण लिखो। तिरंगा, तिगुना, तिराहा, तिराहा। लिख लिया? तिमाही, तिमाही। बोलना। सही सही है। तिमाही, तिराहा, तिमाही। बैठ जाओ बेटा। तो इन सब में कौन सा उपसर्ग है? टी उपसर्ग है, ध्यान रखना। टी उपसर्ग है। शब्द कौन कौन से लिखे आपने? तिरंगा, तिराहा, तिगुना, तिमाही। इनमें कुछ ही नहीं करना आपको। ती 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 उपसर्ग है सब में। कौन सा उपसर्ग है? टी उपसर्ग है। लिख लिया? आगे लिखो। अब आप भी लिख लो। चौ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? चौ। चौ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। चौ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। देखो, चौ का मतलब यहाँ पे किससे लिया गया है? चार से लिया गया है। किससे लिया गया है? चार से लिया गया है। चौ का मतलब चार। वही चौराहा। चौराया नहीं होता, चौराहा। चौपाई,
चौपाई, चौरंगा, चौरंगा, चौमासा, तो इन सब में कौन से उपसर्ग है? चौ। और चौ का मतलब किससे लिया गया है? चार से लिया गया है। सबको अलग अलग कर लो, चौ प्लस राहा, चौ प्लस पाई, ऐसे अलग अलग हो जाएंगे। इसमें से उपसर्ग अलग करने हैं ना। चौधन मासा, मासा का मतलब मास से लिया गया है। मास मतलब महीने से होता है। 4 महीनों का एक विशेष समूह आता है, उसको क्या बोलते हैं? चौमासा। बरसात के समय जो होता है ना, उसको बोलते हैं चौमासा। है 14 लिख सकते हो, बिल्कुल हो जाएगा भाई। चौ का मतलब क्या? 4। और दह का मतलब 10 से लिया गया है, तो 4 और 10 क्या होते हैं? 14 हो जाते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। लिखो, पच उपसर्ग से बनने वाले शब्द। पच कितने हो गए? 18 हो गए। जी सुबह सुबह डाबा चूके क्या? पच उपसर्ग से बनने वाले शब्द। पच का मतलब लिया गया किससे? पच का अर्थ क्या है? 5। ऐसे लिखो, पच उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और पच का अर्थ लिखो सबसे पहले तो 5। 5 की जो संख्या होती है ना, वो। तो लिखो, पचरंगा, पचरंगा। आपसे पूछा जाए, पचरंगा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पच उपसर्ग है। सीधा सीधा ही अलग हो रहा है, पच प्लस रंगा हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पच का मतलब किससे लिया गया है? 5 की संख्या से लिया गया है, 5 से। पच का मतलब क्या है यहाँ? 5। और लिखो, पचमेड़ी, पचकूटा, ये हो गए विद्यार्थियों आपके पद से। तो कितने लिखे आपने इसमें? 20, 21, 20 लिखे। 19 लिखे क्या? हाँ, तो 19 लिखे। हाँ ठीक है। तो देखो, हमने उपसर्ग पढ़ना चालू किया था। कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना? उपसर्ग टॉपिक चल रहा है। और उपसर्गों को जब इसका प्रकार बताते हैं, तो उपसर्गों के मुख्य रूप से 4 भेद बताए गए हैं। कितने? 4। एक तो हम पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। ये तो पता है ना उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी शब्द या शब्दांश के पहले जुड़ने वालों को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और जिस शब्द या शब्दांश में जुड़ते हैं, उसमें परिवर्तन भी करते हैं। और जो परिवर्तन होता है वो पूरा भी हो सकता है और थोड़ा बहुत भी हो सकता है। तो ये एक तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। कौन से होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग। और संस्कृत के उपसर्गों के क्या कहते हैं? तत्सम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम उपसर्ग कहते हैं। दूसरे, अ, हिंदी के उपसर्ग। किसके? हिंदी के उपसर्ग। और हिंदी के उपसर्गों को क्या कहते हैं? तद्भव उपसर्ग। और अभी लिखा आपने, कितनी संख्या लिखी इनकी? हालांकि ये फिक्स नहीं है, लेकिन इनकी संख्या फिक्स है। इनकी कितनी है? 22। और एक संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के अव्यय लेकिन हिंदी में उपसर्गों की भांति प्रयुक्त होते हैं। इनकी संख्या कितनी लिखी थी? क्रम नहीं डाला। और एक पढ़ते हैं हम विदेशी उपसर्ग। कौन से उपसर्ग? अब बताओ कौन सा बचा है उपसर्ग में? विदेशी उपसर्ग बचा है, तो हेडिंग डाल लो आप, विदेशी उपसर्ग। कौन से उपसर्ग? विदेशी उपसर्ग। हेडिंग डालो, विदेशी उपसर्ग। संख्या लिखने की कोशिश करना भाई, मतलब 1 2 3 4 है ना, नंबर डालना इनके। विदेशी उपसर्ग, इसमें पहला लिखो आप, ब या बा उपसर्ग से बनने वाले शब्द। ब या बा उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? ब या बा उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और यहाँ ब का जो ब या बा का जो अर्थ है वो है सहित है। क्या है? सहित है। क्या है?
सहित है, तो अर्थ लिख लो इसका सहित। ब या बा का अर्थ क्या है? सहित। लिख लिया? अब उदाहरण लिखे आप लोग, मैं बोलता हूं आप लिखना, और उदाहरणों को ना ऐसे लिखा करो। जैसे मैंने बोला बा इज्जत, तो आपको बा इज्जत ऐसे लिखना है। फिर मैंने कोई दूसरा शब्द लिखा, उसको नीचे ऐसे लिखना है आपको। ऐसे एक ही लाइन में नहीं लिखना होता है, एक ही लाइन में लिखोगे तोड़ोगे कैसे फिर इनको? लिखो बखूबी, ब बकरी वाला, बखूबी, बदौलत, बशर्ते, बतौर, बदस्तूर, उबड़ाएगा, बहैसियत, बाइज्जत, बाइज्जत, बा मुलाहिजा, बा मुलाहिजा, बाकायदा, बाकायदा नहीं होता, बा कायदा, बा अदब, बा अदब। इन सब जो उपसर्ग, जितने भी उपसर्ग लिखा, जितने भी शब्द लिखाए हैं, इनमें या तो किसी में ब उपसर्ग होगा या किसी में बा होगा। और ब या बा, इन दोनों का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है सहित। क्या निकलता है? सहित। जैसे एक शब्द लिखा होगा आपने बा इज्जत, लिखा होगा, तो बा इज्जत का मतलब होता है इज्जत के साथ या इज्जत सहित। कई बार कोर्ट में होता है ना, बा इज्जत बरी कर दिया, तो इज्जत के साथ बरी कर दिया। कुछ नहीं करना इसमें, बा और अगर किसी में बैक, से शुरुआत हो रही है तो बैक, उपसर्ग निकल जाएगा, और किसी की बा से शुरुआत हो रही तो बा उपसर्ग निकल जाएगा, और दोनों का ही अर्थ क्या निकल रहा है? सहित। लिख लो। आज से नया शब्द बोलो। चलो पहले कर लो आप हल, एक दो ही बच्चे हैं। हाँ बोलो अब। देखो, आपने लिखा बखूबी, तो पहली बात तो बखूबी में ऊ बड़ा आएगा, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, ब उपसर्ग अलग करना है, खूबी अलग लिखना है, बखूबी हो जाएगा। आगे बोलो। बदौलत, बताओ कौन सा उपसर्ग है? ब उपसर्ग है। आगे बोलो। बशर्ते, ब उपसर्ग है, बैदन शर्ते हो जाएगा। बतौर, बतौर, ब उपसर्ग है, ब प्लस तौर हो जाएगा है। ब दस्तूर, ब प्लस दस्तूर हो जाएगा। ब हैसियत, हैसियत के साथ या हैसियत सहित। ब इज्जत, यानी कि इज्जत के साथ। बा मुलाइजा में बा उपसर्ग है, बा उपसर्ग है। बा अदब, देखो अदब का मतलब होता है शिष्टाचार, शिष्ट व्यवहार, तो शिष्टाचार के साथ या शिष्टाचार सहित, बा अदब। कई बार कहते हैं ना बा अदब पैसा, मतलब सही तरीके से पैसा। शिष्ट जो व्यक्ति होता है, सभ्य व्यक्ति होता है, उसकी तरह पैसा। आप जैसे हमारे पुलिस विभाग में ऐसी शब्दावली यूज होती है, बा अदब। कई व्यक्ति होते हैं अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हम लिखते हैं उसमें बा अदब पेश नहीं आया, ऐसे कुछ भी लिख देते हैं हम उसके बाद। कुछ भी लिखने से तात्पर्य अगर उसका इलाज करना हो तो है, हाँ। जाब्ता कर देते हैं फिर। लिख लिया? तो देखो ब और बा का अर्थ क्या होता है?
सहित होता है। समझ जाओगे। अब मैं एक और उपसर्ग लिख रहा हूं इनके जैसा ही, लेकिन कुछ ही नहीं किया, बे कर दिया। देखो एक तो होता है बेइज्जत, इज्जत रहित, तो बे का मतलब तो यहां पे निकलेगा रहित। क्या निकलेगा? रहित। और बा का देखो, ब और बा, ब और बा लिखा ना इससे जस्ट पहले हमने, तो इनका मतलब तो क्या निकाला? सहित। और इसका मतलब क्या निकाला? तो ब का विलोम, ब बा का विलोम शब्द हो गया एक प्रकार से बे, हो गया ना, उल्टा शब्द आ गया ना। हालांकि देखो ऐसे शब्दांशों को देखकर उपसर्ग नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी ये उसमें जो विलोम शब्द को मजबूत करने में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए बा इज्जत का विलोम शब्द क्या होगा? बेइज्जत। बा का मतलब इज्जत सहित, और बे इज्जत का मतलब इज्जत रहित। कहते हैं कई बार बेइज्जती होगी, कोई कहता है बा इज्जत होगी, अब बा इज्जत नहीं होती, बेइज्जत होती है। लिखो, लिख लिया बे उपसर्ग से बनने वाले शब्द। बे का अर्थ लिख लो रहित। बेदर्द, बेदर्द कौन सा उपसर्ग है? बे प्लस दर्द, यानी दर्द रहित, बेदर्द। एक होता बा दर्द, कोई धोखा देके जाती है तब बेदर्द बोलोगे कि बा दर्द बोलोगे? बा दर्द, यानी कि दर्द देके गई, दर्द सहित छोड़ा है। चलो लिखो बेवफा, है ना, कर्म करो सही। लिख लिया बेवजह, खोलना गेट। बेवजह, आ जाओ आ जाओ, बिठाओ भाई इनको, बिठाओगे इनके जगह दो। बेवजह लिख लिया, बेवफा, बेबुनियाद, चेयर पे बैठ जाओगे इस पे, ले लो आराम से, ले लो, बैग को रख लो आराम से। बेइज्जत, बेइंसाफ, बेरहम, बेजुबान, सब में बे लगाना आपको उपसर्ग ना। बेखूब, बेखटके, बेहिसाब, बनाओ सबके टुकड़े करो। हो गया? चलो कौन कौन से शब्द लिखे बताओ। बेदर्द, तो इसमें बे प्लस दर्द हो जाएगा। बेवफा, इसमें बे उपसर्ग है। बेवजह, बेवजह हो जाएगा, बे उपसर्ग है। बेबुनियाद, बे उपसर्ग है। आगे बोले। ई बड़ा आता है छोटा आता है? बेइज्जत, बेइंसाफ, बेइंसाफी भी हो जाता है ना, बेइंसाफी, बे उपसर्ग है इनमें सब में। बेरहम, सुनना मेरी बात, रहम का मतलब होता है दया, और बे का मतलब रहित, बिना, यानी कि दया के बिना, दया रहित, उसको क्या बोलते हैं? बेरहम।
पता ना कहीं ये व्यक्ति बड़ा बेरहम व्यक्ति है। हाँ, पत्थर दिल। आगे बोलो। बेजुबान। बेजुबान, बे उपसर्ग है। बेखौफ, बे उपसर्ग है। बे उपसर्ग है। बे हिसाब, हिसाब रहित, यानी कि बे। ठीक है, अब लिखो आप। दो हो गए इसमें। देखो, ला उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? ला। ला उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और ला का जो अर्थ लिया गया है यहां पर, वो लिया गया बिना से। तो अर्थ लिखो ला का, बिना। क्या हो जाएगा? बिना। लिखो, ला इलाज, ला वारिस, लाचार, ला जवाब, लापता। लावारिस लिख लिया। बनाओ इनके। कुछ नहीं करना, सब में से क्या अलग करना है? ला अलग करना है। बहुत सरल है। जो थोड़े बहुत कठिन थे ना, वो कौन से थे? जो 22 उपसर्ग पढ़े थे ना हमने, वो। क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्या, संधि के नियम काम करते थे। इनमें संधि का नियम काम ही नहीं कर रहा, ये तो सीधे सीधे जुड़े हुए। लिख लिया? छोटा छोटा। कौन कौन शब्द लिखे? ला इलाज में ला उपसर्ग। आगे बोलो। ला प्लस इलाज हो जाएगा। आगे। ला प्लस वारिस हो जाएगा, लावारिस। ला प्लस चार हो जाएगा। है? ला जवाब, ला प्लस जवाब हो जाएगा। ला प्लस पता हो जाएगा। लिखो। कम उपसर्ग से बनने वाले शब्द। कम, और कम का मतलब होता है न्यून या हीन। न्यून या हीन होता है। कम उम्र, कम वक्त, कमजोर, कम अक्ल। कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त, ये सारे लिख लें आप। लिख लिया? और इनमें कुछ नहीं करना, कम को अलग कर दो बस। और स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है, कोई संधि का नियम काम नहीं कर रहा है यहां पर। कम वक्त, कम वक्त। अब बताओ, सारे उपसर्गों को याद कर लोगे क्या आप? नहीं होंगे ना सारे तो। कम से कम 22 तो याद कर सकते थे हम। ठीक है, तो 22 याद करने हैं आपको, बाकी को केवल पढ़ना है। जब कोई चीज बताता हूँ तो बड़ा सोच समझ के बताता हूँ, और कई वर्षों का एक्सपीरियंस है। भाई आप लोगों से तो ज्यादा एज है ना, तो कोई चीज बताता हूँ तो बड़ा सोच समझ के तो बताता होगा, आपका हित छुपा होगा उसमें कहीं न कहीं। है? हाँ, तुम्हारी उम्र इतनी तो नौकरी होगी होगी। ये सच्चाई है। कई की तो जितनी उम्र है ना, इतनी नौकरी है। मतलब जब आप पैदा हुए होंगे तब मैं नौकरी लग गया था। ठीक है, लिखो, दर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और दर का मतलब होता है मैं। दर का अर्थ किससे लिया गया है यहाँ पे? मैं से। लिखो, दर हकीकत। दर हकीकत। तो क्या बोलते हैं इसको? दर हकीकत बोलते हैं ना, हकीकत में। लेकिन यहाँ हकीकत में नहीं लिखना आपको, दर हकीकत लिखना आपको। दर असल, क्योंकि उपसर्ग पहले जुड़ते हैं। दर किनार,
दरबार, दरबार। दरवेश, दरखास्त, एप्लीकेशन को बोलते हैं ना, दरखास्त दे दी क्या, मेरी आपसे दरखास्त है, प्रार्थना है, निवेदन है। दरमियान लिख लिया, दरमियान। ये सब दर उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। इसमें आपको क्या करना है, दर को अलग करना है, बाकी जो शब्द हो उसको अलग लिख देना है। हो गया। कई बार बोलते हैं ना एन वक्त, तो लिखो एन वक्त पे आ गया वो, नहीं तो जूत पड़ जाते हैं मतलब ठीक वक्त पे, ठीक समय, वक्त का मतलब होता है समय, तो यहाँ पे एन का मतलब क्या लिख लो, ठीक। एन उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और एन का अर्थ क्या लिखोगे, लिखो एन उपसर्ग से बनने वाले शब्द। एन उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और एन का अर्थ होता है यहाँ पर ठीक। लिखो एन वक्त, उदाहरण लिखो इसका, एन वक्त, एन जगह, एन मौका, एन इनायत। ये अरबी फारसी भाषा के शब्द है ना। एन मौका, एन आदमी। एन आदमी को क्या बोलेंगे, ठीक आदमी, ये निकलना चाहिए इसका अर्थ, और तो क्या निकलेगा, सबको अलग अलग कर लो। उपसर्ग का जो सवाल आता है ना एग्जाम में, वो बहुत ही सरल सवाल आता है, अगर आपने ढंग से पढ़े हुए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। वो जरूर नहीं उदाहरण मैं जो लिखा रहा हूँ वही उदाहरण मिले आपको, उदाहरण कोई सा भी मिल सकता है, संसार में से कहीं से भी उदाहरण आ सकता है, पर इतना अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो फिर बाहर नहीं जाता है। कोशिश यही करते हैं कि ये उदाहरण भी मिले आपको वहाँ एग्जाम में। तो यही तो खासियत है मिलने ही तो चाहिए भाई, नोट्सों में से अगर सीधे सीधे मिल जाए तो और क्या चाहिए अपने को। लिख लिया, चलो लिखो, अल उपसर्ग से बनने वाले शब्द, अलविदा। देखो एक तो होता है कि ठीक है आज के बाद मैं बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, और एक कहता है अलविदा, स्थायी रूप से छोड़ देना अल उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अल का यहाँ पे जो अर्थ लिया गया है वो निश्चित, किससे लिया गया है, निश्चित। और पहला तो वही लिख लो, अलविदा, अलहदा, अलबत्ता, अलगरज, अलमस्त, अलबेला। लिख लिया। ये ऐसी रिस्क वाली बोतल यहाँ ला के क्यों रखी भाई, हैं? गलत है ना ये तो मामला, नुकसान हो जाएगा। लिख लिया।
क्या लिखा है आपने? इन सब में कौन सा उपसर्ग है? अल उपसर्ग है। लिखो, बद उपसर्ग से बनने वाले शब्द। बद, और बद का जो अर्थ लिया गया है यहाँ पर बुरा से लिया गया है। बद उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? बद उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और बद का मतलब किससे लिया गया है? बुरे से लिया गया है, बुरा। उदाहरण लिखो, बदनाम। क्या लिखोगे? बदनाम। बद प्लस नाम हो जाएगा। देखो, कहते हैं ना कई बार, बदकिस्मत, बुरी किस्मत, बदकिस्मत। बदजात, बदनसीब, बदसूरत, बदबू, बू में बड़ी मात्रा आएगी। बदचलन, बदमिजाज, बदहजमी, बनाओ इनके साथ। लिख लिया? कौन कौन शब्द लिखे? बदनाम का बद प्लस नाम हो जाएगा, बद प्लस किस्मत हो जाएगा, बद प्लस जात हो जाएगा, बद प्लस नसीब हो जाएगा, बद प्लस सूरत हो जाएगा, है? बदबू, बद प्लस बू हो जाएगा। बू सुनना मेरी बात, जैसे आपने लिखा है बदबू शब्द, क्या लिखा है? बदबू। तो बद का मतलब होता है बुरा, बू का मतलब होता है गंध। जो बुरी गंध होती है उसको क्या बोलते हैं? बदबू। बद चलन हो गया, है? बद प्लस मिजाज हो जाएगा, बद हजमी, बद प्लस हजमी हो जाएगा। हो गया? लिखो, खुश उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और खुश का मतलब क्या होता है? अच्छा, श्रेष्ठ। खुश उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और खुश का अर्थ लिख लो, अच्छा। प्रसन्न, श्रेष्ठ। हाँ, खुशबू तो आई नहीं आज, लेकिन शब्द बनेगा। खुशबू नहीं आई, लेकिन शब्द बनेगा, खुशबू। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? देखो, खुशबू ऐसे लिखते हैं, कागज रे। खुशबू, खुश का मतलब अच्छा या अच्छी, और बू का मतलब गंध। तो अच्छी जो गंध होती है उसको क्या बोलते हैं? खुशबू। खुशहाल, खुश दिल। आपकी नौकरी लगेगी उस दिन, एक खबर आएगी, उसको क्या बोलेंगे? खुशखबरी। खुश मिजाज, खुश किस्मत। देख लिया? तो कोई ज्यादा कठिन तो नहीं है ना, आराम से हल हो रहे हैं ना? कितने हो गए विदेशी उपसर्गों में? 9 ही हुए हैं क्या? 10 वाले को। बिला उपसर्ग से बनने वाले शब्द। बिला, देखो कौन सा उपसर्ग लिखा आपने? बिला।
बिला उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अब अगर हम देखें इसमें तो बिला का अर्थ क्या निकलता है, तो बिला का अर्थ निकलेगा यहां पर बिना। बिला का अर्थ किससे लिया गया है, बिना से लिया गया है। जैसे एक शब्द बनता है बिला शक, तो बिना शक के, तो इसका टुकड़ा क्या होगा बिला शक का, बिला प्लस शक हो जाएगा। और बिला का मतलब किससे है, बिना से है। समझ जाओगे ना। ओके, और लिखो। बिला वजह, ल लिखना है, बिना वजह नहीं लिखना, बिला वजह। बिला कानून, बिला शर्त, बिना शर्त के है ना। बिला कसूर, लिख लिया। शब्द बोलो। बिला प्लस वजह, बिला प्लस कानून, बिला प्लस शर्त, बिला प्लस कसूर, हो जाएगा। देखो अगला, गैर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे, गैर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। लिख लिया। देखो यहां गैर का मतलब है रहित या भिन्न। गैर का अर्थ किससे लिया गया है, रहित या भिन्न से लिया गया है। रहित या भिन्न, लिख लिया। इसके उदाहरण लिखो। सबसे ज्यादा फेमस उदाहरण है इसका गैर हाजिर। अच्छा, गैर हाजिर क्या लिखोगे, गैर हाजिर। तो इसका गैर, आपसे पूछा जाए गैर हाजिर में कौन सा उपसर्ग है, कितना सरल है, कुछ नहीं करना। और इस कौन से शब्द में जुड़ा है ये, हाजिर का मतलब होता है उपस्थित, और गैर का मतलब होता है जो उपस्थित नहीं है, एब्सेंट। लिखिएगा, गैर सरकारी, गैर सरकारी, गैर कौम, गैर जिम्मेदार। गैर तो उपसर्ग से बन ही रहा है, और आपको जिम्मेदारी तो जोड़ना है। गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर में गए के नीचे वो आता है नुक्ता चिन्ह, गैर मुमकिन, गैर मुमकिन। हाँ इसमें गैर में आएगा ना, लिखा लिखा शुरू शुरू लिखा नहीं क्या मैंने, गैर में आएगा। गैर नहीं है, गैर है, मतलब इस पे बल लगाना है अपने को। गैर हाजिर, लिख लिया। गैर जरूरी, गैर वाजिब, जो वाजिब नहीं है उसको क्या बोलते हैं, गैर वाजिब। हाँ बोलो, शब्द बोलो स्नेहा। गैर हाजिर में गैर उपसर्ग है, गैर प्लस सरकारी हो जाएगा गैर सरकारी, गैर प्लस कौम हो जाएगा गैर कौम, गैर जिम्मेदार में गैर प्लस जिम्मेदार हो जाएगा, गैर कानून में गैर प्लस कानूनी हो जाएगा, गैर जरूरी में गैर प्लस जरूरी हो जाएगा, गैर प्लस वाजिब हो जाएगा। लिख लिया। कितने हो गए, देखो। सर उपसर्ग से बनने वाले शब्द, किससे, सर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और सर का मतलब लिया गया है यहाँ पे मुख्य, अच्छा या श्रेष्ठ से। ठीक है?
मुख्य, अच्छा या फिर श्रेष्ठ? मुख्य, अच्छा या श्रेष्ठ? लिख लिया? लिखो। पंचों में जो मुखिया होता है तो क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते। तो सीधा सीधा सर पंच बन जाएगा ना? सर का मतलब मुख्य होता है, श्रेष्ठ होता है। सरताज, सरदार, सरताज लिख लिया? सरकार लिख लो, सरदार लिख लो, सरनाम लिख लो, सरनाम। लिख लिया? कुछ नहीं करना, सर अलग करना है। शब्द बोलो सुनाया। सर प्लस पंच, सर प्लस ताज, सर प्लस दार। अब देखना, सरदार में कोई मूल शब्द नहीं है, दार प्रत्यय है। सर और दार दोनों मिलकर सरदार शब्द बन गया। शब्दान शब्दान जुड़ के एक शब्द बन गया नया। सर प्लस कार हो जाएगा, कार भी उपसर्ग होता है, नहीं सॉरी प्रत्यय। सर प्लस और कार दोनों को सरकार बन गया। सर प्लस नाम, नाम में सर जुड़ा तो क्या बन गया? सरनाम। जो श्रेष्ठ नाम होता है, सर्वोच्च नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं? सरनाम बोलते हैं। हो गया? देखो, ना उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और ना का जो अर्थ लिया गया है यहां पर, नहीं या बिना। नहीं या बिना, कोई सा भी अर्थ निकल सकता है ना का। ना उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और अर्थ क्या है इसका? नहीं या बिना। सबसे पहले तो एक लिखेंगे, नालायक। इसमें कम आएगा, कम है, नालायक। लिख लिया? नामुमकिन, ना इंसाफ, नाराज, ना चीज, ना चीज, ना खुश, नापाक। देखो, 18 साल से कम का लड़का या लड़की को नाबालिग कहते हैं, तो लिखो नाबालिग, जो बालिग नहीं है। नापसंद लिख लिया क्या? नापसंद। नाकाम, नाकारा, नाकारा होता है ना? नादान लिख लिया? नादान। इन सब में कौन सा उपसर्ग है? ना उपसर्ग है विद्यार्थी। ना को अलग करना और बाकी जो शब्द बच जाता है उसको जोड़ दो अलग से। लिख लिया? लिखिएगा, हम उपसर्ग से बनने वाले शब्द। हम, किससे? हम उपसर्ग से बनने वाले शब्द। हम उपसर्ग से बनने वाले शब्द, ये जितने भी मैं विदेशी उपसर्गों में अभी तक आपको लिखा रहा हूं, अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के, ध्यान रखना, 3 भाषाओं के मिश्रित लिखा रहा हूं एक साथ ही। ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद में लिखाऊंगा जब वो अंग्रेजी वाले लिखाऊंगा। क्या लिखा आपने? हम उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और हम में हम का अर्थ होता है सात। का अर्थ किससे लिया गया है? सात से। और सात की जगह पे समान भी आ सकता है। हम का अर्थ किससे लिया गया? सात या समान से। उदाहरण लिखो, हम उम्र, समान उम्र के होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम उम्र।
हम दर्द, दर्द के जो साथी होते हैं वो क्या बोलते हैं? हम दर्द। अच्छा, हम सफर, ठीक है, हम सफर लिख लो। हम सफर। हाँ, हम शकल भी लिख सकते हो। वहां पे हम शकल का मतलब होता है समान शकल के। जुड़वा नहीं कह सकते। शकल वाली बात तो दोनों का फेस भी तो मैच करना चाहिए ना। लिखो, हम दम। हम दम। हम दम का मतलब क्या होता है? दम का मतलब होता है शक्ति। जब तक शक्ति है, दम है जब तक, दम के साथ। साथ भी तो होता है हम का अर्थ है। तो हम दम। हम वतन। तन वतन के साथ। हम राह। हम सफर, हम राह। राह का मतलब होता है रास्ता। रास्ते में जो साथ चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम राह। हम राज। हम दर्द। हम जोली। नहीं, ऐसा देखो, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं आपको केवल शब्द लिखाना चाह रहा हूँ। हाँ, पीढ़ी तरह। इसके क्या, कुछ लहरें उठ रही है। वो कौन सी लहरें उठ रही है? प्रेम उर्मी वाली। लेकिन भैया ये लवेरिया है। ये जिसको हो जाता है ना, उसका कोई इलाज नहीं है। अभी लिखा है ना आपको, ला उपसर्ग वाले सब, ला इलाज। जिसका इलाज ना हो वो बीमारी होती है। चलो अभी तो लिखो, लिख लिया आप लोगों ने? अलग अलग कर लो इनको। अलग अलग भी कर लिए। लिखो। अभी तो हम लिखा हमने। अब लिखेंगे हर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? हर। हर हर। और हर का मतलब होता है प्रत्येक। हर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। इससे पहले हमने हम वाले लिखे थे। और हम का मतलब क्या था? साथ या समान था। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम? हर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और हर का जो अर्थ लिया गया है यहाँ पे, प्रत्येक से लिया गया है, प्रत्येक। लिखो, हर तरफ। हर तरफ। हर कोई। हर बार। हर बार। हर एक। हर रोज। हर घड़ी। हर वक्त। हर दम। इन सब में कौन सा उपसर्ग है? हर उपसर्ग। अलग अलग कर लो इनको। देखो, अगला, नेक उपसर्ग से बनने वाले शब्द। नेक। नैक होता है, नैक। न पे लगाना ये नुक्ता चिन्ह, नैक। उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और नैक का मतलब लिया गया है यहाँ पर भले से। किससे लिया गया है? भला। भला। कौन सा? भला। लिखो, नेक दिल। भले दिल का व्यक्ति होता है ना, कोई अच्छे दिल का व्यक्ति होता है, नेक दिल व्यक्ति होता है। नेक राह। जो कि अच्छे रास्ते पे सलाह, अच्छे रास्ते पे चलने की सलाह देता है। और उसकी नीयत भी कैसी है? नेक नियत। या तो लोग बाग मंदिर में जाते तो ही नीयत खराब रहती है। मुझे पता है ना। लिख लिया? लिखो। देखो, ये तो जितने भी लिखा है मैंने आपको विदेशी उपसर्ग में लिखा है, लेकिन अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के लिखा है ना। अब हम लिखेंगे अंग्रेजी भाषा के। किसके? अंग्रेजी भाषा के, लेकिन ये विदेशी में ही आते हैं, आपको अलग से कोई अंग्रेजी लिखने की आवश्यकता नहीं है। हेड उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अभी तो 5 मिनट और पढ़ा। मतलब मैं चाहता हूं कि आज
ये कंप्लीट हो जाए। देखो, हेड उपसर्ग से बनने वाले शब्द, किससे? हेड उपसर्ग से बनने वाले शब्द। हेड का मतलब होता है प्रधान। हेड का मतलब किससे लिया? प्रधान से लिया है। और इसके उदाहरण लिखो। हेडमास्टर, शब्द कौन से बनेंगे? हेडमास्टर। हेड ऑफिस, हेड ऑफिस। हेड क्लर्क, हेड बॉय। देख लिया? देखो, चीफ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। चीफ का मतलब होता है प्रमुख। चीफ का मतलब क्या होता है? प्रमुख। चीफ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। देखो, चीफ इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर होता है, सीएम को कहते हैं ना, चीफ मिनिस्टर। चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। अब कई इंग्लिश वाले बच्चे हैं, तो आप इंग्लिश मत लिखना, हिंदी में लिखना, या तो नहीं, इससे दिक्कत होती है भाई। हिंदी में तो हिंदी की शब्दावली लिखनी पड़ेगी ना। हाँ ठीक है, समझने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में चीफ मिनिस्टर, लेकिन वहाँ इंग्लिश का थोड़ी उपसर्ग आएगा, अपने पास हिंदी का ही आएगा ना, वहाँ तो ऐसा चीफ लिखा हुआ आएगा। लिखो, सब उपसर्ग से बनने वाले सब। सब, और सब का जो अर्थ लिया गया है वो उप से लिया गया है। देखो, सब उपसर्ग से बनने वाले शब्द, SUB, सब होता ना, जैसे सब इंस्पेक्टर बोलते हैं ना हम। सब उपसर्ग से बनने वाले शब्द, और सब का जो अर्थ है वो क्या है यहाँ पर? उप। और इसके उदाहरण लिखो। सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, सब कमेटी। और कमेटी की बात सीएम माने कि नहीं माने वो बात अलग है, बाकी उप कमेटियां तो बनती है, उप समिति तो बनती है, हैं? सब कमेटी। एक तो होता है स्टेशन, प्रॉपर स्टेशन, और एक होता है सब स्टेशन, यानी कि उप स्टेशन बोलते हैं उसको। तो सब स्टेशन लिख लो आप, सब स्टेशन। देखो, एक तो होता है पूरा पागल, और एक होता है आधा पागल, हाफ पागल है। तो हाफ माइंड बोलते हैं उसको। हाफ का मतलब होता है आधा। अगला लिखो, हाफ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। हाफ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। हाँ लिख लिया? लिखो, हाफ माइंड। कई बार पूछा गया हाफ माइंड में कौन सा उपसर्ग है? हाफ। हाफ पैंट। हाफ पैंट किस नेकर को बोलते हैं? हाफ शर्ट, हाफ शर्ट। हाफ टिकट, अब तो पूरा ही लगता होगा, ये लगता ही नहीं है। कई लोग तो आज भी बिना टिकट ही चलते हैं। हाफ टिकट। हाँ, हाफ टिकट। लिख लिया? हाफ टाइम लिख लिया था? हाफ टाइम, हाफ माइंड। एक स्कूल में होता है ना वाइस प्रिंसिपल, तो लिखो वाइस उपसर्ग से बनने वाले शब्द।
उप प्रधानाचार्य। वाइस उपसर्ग से बनने वाले शब्द उप का, इसका अर्थ क्या होता है? वाइस का उप, उप होता उप। लिखो वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट लिखूं? प्रेसिडेंट, वाइस लगा लो इसके आगे। वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, लिख लिया? वाइस प्रिंसिपल लिखा कि नहीं लिखा? वाइस प्रिंसिपल हो गया। लिखो डिप्टी, डिप्टी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। डिप्टी, इंग्लिश में तो डेप्यूटी बोलते हैं ना। डिप्टी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और डिप्टी का मतलब होता है यहाँ पे सहायक, से लिया गया है सहायक। लिखो डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर कैसे लिखा था आपने? अरे तुम सब इंस्पेक्टर लिखना सीख लो हिंदी में भी, ठीक है? सब इंस्पेक्टर ऐसे लिखते हैं, और डिप्टी में तो ऐसा डिप्टी लिख लेना, इंस्पेक्टर लिख देना, ठीक है? देखो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी रजिस्ट्रार, अभी मत कहना कि सर रजिस्ट्रार सब लिखो, क्योंकि मैंने लिखा था कहीं ना कहीं इधर, ये लिखा सब रजिस्ट्रार लिखा ना, वहीं इधर इसमें क्या लिख लोगे आप? डिप्टी रजिस्ट्रार। नोट डालो नोट। वैसे ये उपसर्ग कंप्लीट हो गया ना, जितने भी उपसर्ग थे, उपसर्ग टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब 1 मिनट की बात और है, नहीं तो मैं इसको क्लास को बंद भी कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं, रिस्क लेते हैं आज। लिखो नकारात्मक उपसर्ग निम्नलिखित होते हैं। नकारात्मक उपसर्ग, या मनाई उपसर्ग, या नकार द्योतक। देखो शब्दावली कौन सी मिल सकती है आपको ना? नकारात्मक उपसर्ग, या मनाई उपसर्ग, या फिर नकार द्योतक उपसर्ग। कौन कौन से होते हैं? देखो एक तो अ होता है, एक अन होता है, और एक अन। एक कौन सा होता है? अन। एक होता है औ, एक होता है ना, एक होता है निर, एक होता है निश। सेकंड चलन आएगा, ध्यान रखना। और एक होता है वी भी होता है कई बार। ये सारे नकार द्योतक क्या है? उपसर्ग है। और इसी के साथ उपसर्ग टॉपिक क्या हो गया? समाप्त हो गया विद्यार्थियों। धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं।